अभी तक हम लोगों ने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, लेकिन अभी वो सिर्फ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की शुरुआत रही है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन सिर्फ यही नहीं है कि स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में केमिकल डायलॉग चलता है और उस केमिकल डायलॉग के फलस्वरूप स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, बल्कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तब तक चलता है जब तक कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन ना हो जाए, यानी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए एक्सेप्टेंस के बाद स्टिग्मा के सरफेस पर, फिर पॉलन ट्यूब ग्रो करके स्टिग्मा के टिश्यू और स्टाइल के टिश्यू से होता हुआ ओवरी तक पहुंच जाए और फिर ओवरी से वो ओव्यूल के अंदर इंटर कर जाए। यानी पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ और पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में जब तक नहीं हो जाती है तब तक कहा जाता है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन चलता है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन केवल स्टिग्मा के सरफेस पर पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को ही नहीं कहेंगे, बल्कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की शुरुआत भर है वो। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन इज द स्टार्टिंग स्टेप ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ, पॉलन ट्यूब का एंट्री ओव्यूल के अंदर, यहां तक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आता है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या क्या होता है? तो एक तो केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल, खासकर जो स्टिग्मा है उसके बीच में, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। एज अ रिजल्ट जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, अगर ये डायलॉग सफल हो गया, स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब हुआ। उसके बाद दूसरा होता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, और जब ग्रोथ होगा तो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ से मूवमेंट भी एक तरह का दिखता है, इसको ग्रोथ मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, अप टू ओवरी। यानी पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है स्टिग्मा और स्टाइल से, और कहां तक ये ग्रोथ होती है? ओवरी तक होती है। यानी पॉलन ट्यूब ग्रोथ करके कहां तक पहुंचता है? ओवरी तक पहुंचता है। और जब ओवरी में पहुंच जाता है, आफ्टर रीचिंग ओवरी, नाउ इट इंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। एनसीईआरटी बुक में लिखता है पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है माइक्रोपाइल के रास्ते। हालांकि माइक्रोपाइल ही एक जगह नहीं है जहां से पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा, वो डायरेक्ट चलाजल एंड को भी फोड़ते हुए ओव्यूल के अंदर घुस जाएगा, या इंटेगुमेंट में छेद करते हुए, दोनों इंटेगुमेंट में छेद करते हुए ओव्यूल के अंदर घुस जाएगा। लेकिन मोर कॉमन जो तरीका है पॉलन ट्यूब के अंदर एंट्री का, वो है माइक्रोपाइल के रास्ते पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है। तो तीसरा जो स्टेप होगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का, वो होगा आफ्टर रीचिंग द ओवरी, pollen tube enters into ovule through micropyle, तो ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है
वो माइक्रोपाइल के जरिए होती है। और मैं फिर से कहूंगा कि केवल माइक्रोपाइल के जरिए नहीं होती है। पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट के रास्ते में एंट्री कर सकता है। हालांकि वहां कोई छेद नहीं होता तो उसको छेद बनाना पड़ता है इंटेगुमेंट के टिश्यूज को पंचर करके। चलाजा के रास्ते भी ओव्यूल में एंट्री करता है, और चलाजा में भी कोई छेद नहीं होता, उसको भी पंचर करना पड़ता है चलाजा में एंट्री के लिए भी। बट मोर कॉमन साइट जहां से पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर करता है वो है माइक्रोपाइल। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन अब जाके खत्म हुआ। तो एनसीईआरटी बुक के साथ साथ मेंशन करती है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन केवल पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के सरफेस के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, बल्कि यहां तक का स्टेप यानी पॉलन ट्यूब की एंट्री जब माइक्रोपाइल के जरिए ओव्यूल में हो जाती है तब हम बोल देते हैं कि अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन समाप्त हो गया। ये फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो रहा है इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप यही होता है पॉलिनेशन के बाद कि केमिकल डायलॉग चलता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में। और इस केमिकल डायलॉग में जो पॉलन ग्रेन्स के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं और जो स्टिग्मा के अंदर उसके टिश्यू में जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। मतलब इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप जो है ये या तो चीजें एक्सेप्ट होती हैं या चीजें रिजेक्ट होती हैं। चीजें मतलब यहाँ पॉलन ग्रेन्स को या तो स्टिग्मा जो है वो एक्सेप्ट करेगा या तो स्टिग्मा रिजेक्ट करेगा। तो ये चीज हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों को, बॉटनिस्ट्स को पता चल गया है कि पॉलन ग्रेन के अंदर कौन सा केमिकल कंपोनेंट होता है और स्टिग्मा के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है और किस तरह का इंटरेक्शन होता है, मतलब किस तरह का केमिकल रिएक्शन चलता है इन दोनों के केमिकल कंपोनेंट के बीच में, जिसके कारण स्टिग्मा या तो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है या पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्टिग्मा के सरफेस पर तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, और अगर सारे ही कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स हुए तो सभी का पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा स्टिग्मा के सरफेस के साथ, और स्टिग्मा सभी को अलाउ करेगी जर्मिनेट करने के लिए। तो सभी से पॉलन ट्यूब निकलेगा, और जिसका पॉलन ट्यूब सबसे पहले निकलेगा उसकी लंबाई पॉलन ट्यूब की सबसे ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं स्टिग्मा के सरफेस पर, उनमें से ज्यादातर का जर्मिनेशन होता है अगर वो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स हैं। तो मान लीजिए ये सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर 1, 2 और 3 पॉलन ग्रेन्स हमने दिखाए हैं, और ये सारे कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स हैं। तो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन का मतलब हो गया कि जिसको स्टिग्मा ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन में जो जर्म पोर होता है उससे पॉलन ट्यूब निकलता है। एक जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब निकलता है। आपने पढ़ा होगा कि पॉलन ग्रेन्स में जो एक्साइन वाला पार्ट होता है, एक्साइन वाला लेयर होता है, उसमें बीच बीच में गैप होते हैं, यानी उन जगहों पर एक्साइन नहीं होता है, और जिन जगहों पर एक्साइन नहीं होता है उसी को कहा जाता है जर्म पोर, और ये जर्म पोर वाले जगह से ही पॉलन ट्यूब निकलता है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा कि जहां जर्म पोर होगा वहीं से वन पॉलन ट्यूब अराइजेस। तो एक जर्म पोर से सिर्फ एक ही पॉलन ट्यूब निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, स्टिग्मा के सरफेस पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, तो यहाँ सभी जर्मिनेशन दिखा सकते हैं, या ज्यादातर इनमें से जर्मिनेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कंपैटिबल अगर हैं तो वो सारे जो कंपैटिबल होंगे वो जर्मिनेशन दिखाएंगे। तो आपको एक स्टिग्मा पर
के सरफेस से बहुत सारे पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू में पेनिट्रेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो पॉलन ट्यूब सबसे पहले निकला होगा, यानी कि रेस में वही सबसे आगे पहुंचेगा, तो पॉलन ट्यूब की लेंथ आपको अलग अलग दिखेगी। कहने का मतलब है कि जो 3rd नंबर का पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन पहले हुआ है, तो उसका पॉलन ट्यूब सबसे लंबा होगा। तो ये आपने पॉलन ट्यूब देखा, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जो है वो कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन से निकलता है और एक जर्मपोर से एक पॉलन ट्यूब निकलता है। तो मैं जितनी बातें यहाँ कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब अराइज होता है उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो वेजिटेटिव सेल है वही इलोंगेट करके पॉलन ट्यूब बनाती है। तो ये पॉलन ट्यूब बनता किससे है? आप पढ़े होंगे पॉलन ग्रेन के अंदर एक बड़ी सेल होती है, पॉलन ग्रेन के अंदर एक बड़ी सेल होती है जिसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है, ठीक है। याद करिए, पहले आपको बताया था। और इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है, तो इसका रेगुलर न्यूक्लियस बना दीजिएगा। तो जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है तो यही वेजिटेटिव सेल, यही जो वेजिटेटिव सेल है ये जर्मपोर से बाहर निकल के इलोंगेट हो जाती है। तो वास्तव में जो पॉलन ट्यूब है ये इलोंगेटेड वेजिटेटिव सेल है। तो पॉलन ट्यूब क्या है? पॉलन ट्यूब इज इलोंगेटेड एंड ग्रोइंग वेजिटेटिव सेल, एंड ग्रोइंग वेजिटेटिव सेल। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है बट ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलन ट्यूब इज इलोंगेटेड एंड ग्रोइंग वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमने कहा कि ये जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब मूवमेंट भी दिखा रहा है, ठीक है। और ये मूवमेंट फाइनली ओव्यूल के अंदर तक होता है। बता चुके हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस होती है सिनर्जिड सेल में और वही अट्रैक्ट करती है और उसी फिलीफॉर्म एपैरेटस में ही जा करके सिनर्जिड सेल में जो डिजनरेट कर रही है उसी में पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर देता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है ये एक तरह का मूवमेंट भी है जिसको ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब is an example of movement also, is an example of movement also। तो ग्रोथ का भी एग्जाम्पल है और मूवमेंट का भी एग्जाम्पल है। तो ऐसा ग्रोथ जिसमें मूवमेंट होती है उसको ग्रोथ मूवमेंट कहा जाता है। और यहाँ फिलीफॉर्म एपैरेटस से केमिकल रिलीज होता है, तो केमिकल के प्रति वो अट्रैक्ट होता है पॉलन ट्यूब। तो ये एक तरह से जो मूवमेंट होगा ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ मूवमेंट है ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। तो ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, यानी कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। क्योंकि पॉलन ट्यूब इज अट्रैक्टेड बाय द केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम फिलीफॉर्म एपैरेटस और बाय द केमिकल प्रेजेंट इन फिलीफॉर्म एपैरेटस ऑफ सिनर्जिड्स। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलन ट्यूब निकलता किससे है? पॉलन ग्रेन से। पॉलन ट्यूब होता क्या है? ये इलोंगेटेड वेजिटेटिव सेल होती है। एक जर्मपोर से वेजिटेटिव सेल जो है वो इलोंगेट करके बाहर निकल आती है जो स्टिग्मा की तरफ होता है जो जर्मपोर। जाहिर सी बात है जो जर्मपोर स्टिग्मा से सटा होगा वही से पॉलन ट्यूब निकलेगा और स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू को छेदते हुए ओवरी तक पहुंचेगा और वहां से फिर वो ओव्यूल में एंट्री करेगा। तो यहां तक पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन हुआ। मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। और जो पॉलन ट्यूब ओव्यूल में घुसता है तो वो फिलीफॉर्म एपैरेटस जो कि सिनर्जिड में मौजूद है उसमें जो मौजूद केमिकल है उसके कारण ये मूवमेंट उधर की तरफ होता है। तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह क्या होती है? अट्रैक्शन ड्यू टू केमिकल। तो अट्रैक्शन ड्यू टू केमिकल्स प्रेजेंट इन the attraction due to chemicals present in filiform apparatus of synergids। तो synergids में जो केमिकल मौजूद होते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस के अंदर उसी केमिकल से अट्रैक्ट होकर के पॉलन ट्यूब ग्रो करता है ओव्यूल के तरफ, सिनर्जिड के तरफ, एग एपैरेटस के तरफ। ये सब हम टर्म पहले बता चुके हैं।
और इस तरह से आप देखते हैं कि आफ्टर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं इसको समझते हैं। अगर 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है ऑन स्टिग्मा, तो अगर स्टिग्मा पर 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है तो ये जो 2 सेल होगी, एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और एक जनरेटिव सेल होगी, जैसा कि पहले भी बताया था। तो इसमें ये जो वेजिटेटिव सेल है इसी के अंदर जनरेटिव सेल भी होगी। ये वेजिटेटिव सेल का इरेगुलर न्यूक्लियस है और जनरेटिव सेल है, और इसके चारों ओर इंटाइन है अंदर वाली लेयर, और उसके चारों ओर एक्साइन है बाहर वाली लेयर, और कुछ जगहों पर एक्साइन नहीं है तो उन जगहों को जर्मपोर कह रहे हैं। ये आप पहले से भी ये चीजें जान रहे हैं। सो आप देख रहे हैं एक्साइन है बाहर सबसे, और बीच बीच में जर्मपोर आपको दिख रहा है, यहाँ जर्मपोर, यहाँ जर्मपोर, यहाँ जर्मपोर। तो मैं लिख देता हूं जर्मपोर दिख रहा है और बाहर एक्साइन दिख रहा है। उसके बाद अंदर की तरफ इंटाइन का लेयर है, और फिर इसके अंदर 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो जब ये स्टिग्मा के सरफेस पर गिरता है, मान लीजिए ये स्टिग्मा का सरफेस है, तो ये स्टिग्मा का सरफेस है, स्टिग्मा सरफेस। तो यहां पर जनरेट, और जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, यानी कि जब ये वेजिटेटिव सेल ही ग्रो करके जर्मपोर से बाहर निकलती है पॉलन ट्यूब बनाते हुए, तो मान लीजिए ये पॉलन ट्यूब है, ये वेजिटेटिव सेल है, और जर्मपोर से ये बाहर निकली है, तो वेजिटेटिव सेल की जो अंदर वाली दीवार है वो तो इंटाइन की बनी है, तो पॉलन ट्यूब पर भी वो इंटाइन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो एक्साइन है वो तो जर्मपोर वाले जगह पर नहीं है, तो ये एक्साइन जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ये एक्साइन पॉलन ट्यूब के ऊपर नहीं चढ़ी मिलेगी, पॉलन ट्यूब के ऊपर सिर्फ इंटाइन चढ़ी हुई मिलेगी। तो आपको ये जो पॉलन ट्यूब दिख रहा है, इसकी जो वॉल है वो इंटाइन ही होगी, यानी पॉलन ट्यूब की वॉल किसकी बनी होगी? इंटाइन की बनी होगी। और जो एक्साइन है वो पॉलन ट्यूब के ऊपर नहीं आ पाएगा। और ये जो जर्मपोर है, क्योंकि यहाँ एक्साइन होता नहीं है, तो जब पॉलन ट्यूब बढ़ेगा तो एक्साइन साफ आ ही नहीं पाएगा। तो जर्मपोर से जब पॉलन ट्यूब निकला तो वेजिटेटिव सेल है जो इलॉन्गेट कर गई है, और उसके चारों ओर जो एक्साइन है वो भी उस वेजिटेटिव सेल जहां जहां जाएगी तो एक्साइन भी स्ट्रेच होता चला जाएगा, मटेरियल डिपॉजिट एक्साइन के होते चले जाएंगे, सॉरी इंटाइन के। तो एक्साइन पॉलन ट्यूब के साथ नहीं पाया जाता, लेकिन इंटाइन पॉलन ट्यूब के साथ पाया जाता है। यानी पॉलन ट्यूब की वॉल किसकी बनी होगी? इंटाइन की। पॉलन ग्रेन की वॉल किसकी बनी होगी? अंदर इंटाइन, बाहर एक्साइन। ठीक है। और जो जनरेटिव सेल है, जब ये पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा तो उसी दौरान जनरेटिव सेल भी डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमीट बनाएगी। तो ये जनरेटिव सेल के डिवीजन से 2 मेल गैमीट बन जाते हैं, वो पॉलन ट्यूब के अंदर चले आते हैं। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है, जो कि रेगुलर न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का, वो भी चला आता है पॉलन ट्यूब के अंदर। तो पॉलन ट्यूब कंटेन्स 2 मेल gametes and a tube nucleus। a tube nucleus, क्योंकि पॉलन ट्यूब के अंदर जब एंट्री करता है तो इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। a tube nucleus of vegetative cell, यानी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये
रहे हैं, 2 मेल गैमीट्स। तो ये 2 मेल गैमीट्स दिख रहे हैं, एक मेल गैमीट ये है और दूसरा मेल गैमीट ये है, और ये मेल गैमीट बने हैं जनरेटिव सेल के डिवीजन से, यानी जनरेटिव सेल फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ, पहले बताया जा चुका है, ऑफ जीसी। जीसी मतलब जनरेटिव सेल, और ये है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस। तो याद रखें कि पॉलन ट्यूब में क्या होता है, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो वेजिटेटिव सेल है, यहां पर जो वेजिटेटिव सेल है वो ही पॉलन ट्यूब बनाती है। और एक बार फिर बोलूंगा कि उसकी दीवार पॉलन ट्यूब की इंटाइन की बनी होती है, और इंटाइन बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। तो ये हो गया 2 सेल स्टेट में जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरते हैं। तो यहां पर जब पॉलन ट्यूब ग्रो करता है तो इसमें जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बनाएगी, और पॉलन ट्यूब जैसे से ग्रो करता जाएगा, पहले तो जनरेटिव सेल भी गिर जाएगी पॉलन ट्यूब में, ट्यूब न्यूक्लियस भी गिर जाएगा, और जनरेटिव सेल फिर 2 मेल गैमीट बना देगी। तो कुल मिलाकर के जो कंटेंट पॉलन ट्यूब में मिला वो ट्यूब न्यूक्लियस है, 2 मेल गैमीट है, और वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म, यानी ये जो पॉलन ट्यूब देख रहे हैं रेड वाला, ये वेजिटेटिव सेल का ही एक्सटेंशन है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन के केस में ऑलरेडी पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट बने रहते हैं, यानी यहां जनरेटिव सेल को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलरेडी जनरेटिव सेल एंथर के अंदर ही डिवाइड कर चुकी रहती है पॉलन ग्रेन के अंदर, जब पॉलन ग्रेन रहता है एंथर में। तो जब स्टिग्मा पर एक 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन गिरता है तो उस केस में वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स पहले से ही मौजूद रहते हैं, और सीधे ये मान लीजिए स्टिग्मा का सरफेस है, पॉलन ट्यूब निकल आता है, और ये तीनों कंटेंट पॉलन ट्यूब में चले आते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जो इंटाइन है वो तो पॉलन ट्यूब के साथ वो भी बढ़ता चला जाता है पॉलन ट्यूब के वॉल के रूप में, और जो एग्जाइन है वो ऊपर ही छूट जाता है, वो पॉलन ग्रेन तक की एग्जाइन आपको दिखेगा। तो ये मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो पॉलन ट्यूब इज एक्सटेंशन ऑफ ये 3 सेल्ड, अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर के गिरा, स्टिग्मा पर आकर के गिरा, तो यहां पर कोई डिवीजन नहीं होता है किसी सेल में, डायरेक्ट 2 मेल गैमीट और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो ग्रोइंग पॉलन ट्यूब में उतर आता है। तो हम लोगों ने बात की कि पॉलन ट्यूब के अंदर कौन से कंटेंट होते हैं। तो पॉलन ट्यूब के अंदर वो सारे कंटेंट होते हैं जो वेजिटेटिव सेल के होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलन ट्यूब इज एक्सटेंशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो पॉलन ट्यूब एक तरह से वेजिटेटिव सेल का एक्सटेंशन है, वेजिटेटिव सेल ही ग्रो करके पॉलन ट्यूब बनाती है, और वेजिटेटिव सेल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो पॉलन ट्यूब का कंटेंट होगा, ठीक है। अब ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ये डायनेमिक प्रोसेस है। तो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन is a dynamic process, डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो लगातार चलता रहता है, कहीं बीच में रुकता नहीं है, कहीं बीच में इसमें पॉज नहीं होता। यानी पॉलन ग्रेन जब गिरा, यानी जब पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन होने के बाद कोई रेस्ट पीरियड नहीं आता है। पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन गिरा, आपको तत्काल पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन दिखेगा नहीं, बट आप ये नहीं कर सकते कुछ हो ही नहीं रहा है, वो इंटरेक्शन चल रहा है। तो एक डायनेमिक प्रोसेस है। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब बना, फिर ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल के टिश्यू से होते हुए ओवरी तक पहुंचा,
फिर ओवरी से फिर वो ओव्यूल में चला गया माइक्रोपाइल के रास्ते। तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, इसमें कहीं बीच में कोई पॉज नहीं होता, कोई स्टॉपेज नहीं होता है। इसीलिए लिखा गया है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। तो एक फाइनल व्यू हम ले लेते हैं चित्र सी के जरिए, फिगर के जरिए। ये मान लीजिए स्टिग्मा का सरफेस है और ये ओवरी है, और इसके अंदर हम ये ओव्यूल बना देते हैं। ये मान लीजिए ओव्यूल है और ये एनाट्रोपस ओव्यूल बना दिया गया है। एक मॉडर्न डायग्राम में समझाने के लिए माइक्रोपाइल है और ये एम्ब्रियोसाइट है, ठीक है। और यहीं पर वो एग apparatus है, एग है, और ये फिलीफॉर्म apparatus दिखाएंगे, ये सिनर्जिड सेल है, और इसी में मैंने लाल रंग से ये फिलीफॉर्म apparatus दिखा दिया है, ठीक है। तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ तक का पोर्शन जो है ये ओवरी का है, यहाँ तक का पोर्शन जो है स्टाइल का है, और ये स्टिग्मा है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस पोर्शन इज ओवरी, एंड दिस इज ओव्यूल। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के अंदर आपको मालूम है ये एम्ब्रियोसैक है, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको कहते हैं, ये एम्ब्रियोसैक है, ठीक है। और एम्ब्रियोसैक है और ओव्यूल का जो छेद है जिसके रास्ते पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, इसको हम लिख देते हैं माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल है। तो बहुत क्लियर आपको ये ध्यान रखना है। और जब पॉलन ग्रेन इंटर करेगा, जब स्टिग्मा के सरफेस पर गिरेगा, तो इस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन अगर कई है तो कई में से पॉलन ट्यूब निकलेगी, लेकिन जिसका पॉलन ट्यूब पहले निकलेगा वो पॉलन ट्यूब देखिए स्टिग्मा स्टाइल के टिश्यू को पंचर करते हुए ओवरी में इंटर किया। तो ओवरी में इंटर अब यहाँ करने के बाद वो यूजुअली जो रास्ता चुनता है वो ये रास्ता चुनता है कि माइक्रोपाइल से होते हुए इन दोनों सिनर्जिड में से जो सिनर्जिड पहले फटती है तो उसका केमिकल पहले रिलीज होगा उसके फिलीफॉर्म apparatus से, तो वो उस डिजेनरेटिंग सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब इंटर कर जाएगा। तो ये देख रहे हैं पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री माइक्रोपाइल से किया। तो माइक्रोपाइल जो है वो ओव्यूल में होता है, इन ओव्यूल प्रोवाइड एंट्री टू पॉलन ट्यूब, प्रोवाइड एंट्री टू पॉलन ट्यूब। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओव्यूल में माइक्रोपाइल का काम क्या है, ये पॉलन ट्यूब को एंट्री प्रोवाइड करता है। सो दिस इज पॉलन ट्यूब, और इसी पॉलन ट्यूब में आप देख रहे हैं दो मेल गैमीट जा रहे हैं, और इसी में ट्यूब न्यूक्लियस भी आप बना देंगे पॉलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। वो ट्यूब न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का होता है, और एक तरह से देखा जाए तो ये वेजिटेटिव सेल ही है जो इतनी लंबी होकर के पॉलन ट्यूब बना ली है। और इस पॉलन ट्यूब की जो दीवार है वो इंटाइन की बनी हुई है, वो इंटाइन की बनी हुई है। अच्छा, एम्ब्रियोसैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, पॉलन ग्रेन को। और इवन जो से पॉलन ट्यूब निकला है, क्योंकि पॉलन ट्यूब इज पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, इट इज एक्सटेंशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन एंड पॉलन ट्यूब ये सब मेल गैमेटोफाइट कहे जाते हैं। से मेल गैमेटोफाइट ग्रो करके लंबा हो रहा है, ठीक है ना, स्पेसिफिक बोल सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन एंड पॉलन ट्यूब इसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो पॉलन ट्यूब एंड पॉलन ग्रेन इसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, और एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। और आप देखें पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते एंट्री कर गया। तो ये पूरा ओव्यूल के अंदर एंट्री तक पॉलन ग्रेन आके गिरा, पॉलन ट्यूब बना, और उसके बाद ये ग्रो करके ओव्यूल के अंदर एंट्री किया। ये सब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आता है कि कैसे पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के टिश्यू को छेद रहा है, स्टाइल के टिश्यू को छेद रहा है, ओवरी के टिश्यू को छेद रहा है, और कैसे जो है वो ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रहा है। ऑल दीज आर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक्शंस हो रहे हैं वो कहीं बीच में पॉज नहीं होते, कहीं रुकते नहीं है। इसीलिए ये डायनेमिक प्रोसेस है जो हमने लिखा है। ये डायनेमिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है वो हमने समझा दिया है आपको। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ओवरी में एंटर करने के बाद वो माइक्रोपाइल के रास्ते घुसता है ओव्यूल के अंदर,
लेकिन इसके और भी रास्ते हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधे चलाजा के रास्ते भी फोड़ करके वो अंदर इंटर कर सके, एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो ओव्यूल में एंट्री पॉइंट यानी थ्रू चलाजा भी हो सकता है। एंट्री इन ओव्यूल वो चलाजा के रास्ते भी हो सकता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट के रास्ते इंटर कर जाए, इंटेगुमेंट के रास्ते, पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट के रास्ते घुस जाए, तो एंट्री इन ओव्यूल इंटेगुमेंट के रास्ते भी हो सकती है। ये सब एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ये लिखा है कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते एंट्री करता है। तो ध्यान रखेंगे, एंट्री ऑफ ओव्यूल, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल वो तीन तरीके से होती है, वो तीन तरीके से होती है। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल तीन तरीके से होता है। पहला जो होता है थ्रू माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल, ठीक है। दूसरा होता है थ्रू चलाजा, और तीसरा लिख लेंगे इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के रास्ते, जो कि हमने दिखाया। तो माइक्रोपाइल के रास्ते ओव्यूल में एंटर कर सकता है, चलाजा के रास्ते ओव्यूल में एंटर कर सकता है, या इंटेगुमेंट के रास्ते ओव्यूल में एंटर कर सकता है। तो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर वो तीन तरीके से सकती है। माइक्रोपाइल वाली एंट्री मोर कॉमन होती है। इसी को बॉटनिकल टर्म्स में पोरोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोरोगैमी। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं मेंशन है। तो माइक्रोपाइल से जब एंट्री होगी तो लिख लेंगे, इसको कहा जाएगा पोरोगैमी, ठीक है। और जब चलाजा से एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर तो इसको कहा जाएगा चलाजोगैमी। और जब एंट्री इंटेगुमेंट के रास्ते होगी पॉलन ट्यूब की तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मीजोगैमी कहा जाएगा। तो इंटेगुमेंट के रास्ते जब एंट्री होगी तो इसको कहेंगे मीजोगैमी। तो मीजोगैमी, चलाजोगैमी और पोरोगैमी, ये तीन टर्म है। ये क्या, किससे संबंधित टर्म है? पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर एंट्री का तरीका, मीजोगैमी जब इंटेगुमेंट से इंटर करे पॉलन ट्यूब, चलाजोगैमी जब चलाजा से पॉलन ट्यूब इंटर करे ओव्यूल के अंदर, और पोरोगैमी जब माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करे ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब तक। और एंड पोरोगैमी इज मोस्ट कॉमन। आपको पता है कि बॉटनिस्ट को या प्लांट ब्रीडर को आज के समय में ये पता है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, और कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन के अंदर या स्टिग्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लांट ब्रीडर्स इस प्रॉपर्टी या इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं सुपीरियर वैरायटी बनाने में। एक इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन को भी वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करा पाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जिस केमिकल कंपोनेंट के वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, प्लांट ब्रीडर पॉलन ग्रेन के उस कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं या उस कंपोनेंट को मैनिपुलेट कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, जिससे कि स्टिग्मा जो है वो पहचान ही नहीं पाएगी कि ये पॉलन ग्रेन सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, यानी कि कंपेटेबल है कि इनकम्पेटेबल है, मतलब उसको कंपेटेबल के रूप में एक्सेप्ट करेगी। तो इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन को भी प्लांट ब्रीडर स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करा पाने में सफल हो गए हैं, हो जाते हैं, और उससे सुपीरियर वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी बनाई जा सकती है और बनाई जा रही है। तो आप यहां मेंशन करें कि जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, प्लांट ब्रीडर्स वो सफल हो चुके हैं, प्लांट ब्रीडर्स ये सफल हो चुके हैं manipulation of pollen pistil interaction, pollen pistil interaction। और इससे क्या होता है, incompatible pollen grains can also be germinated
ऑन स्टिग्मा, यानी जो स्टिग्मा के लिए पॉलन ग्रेन नेचुरली इनकम्पैटिबल था, इसको इन्होंने आर्टिफिशियली कंपैटिबल बना दिया, बस ऐसे समझ लीजिए। तो जो इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन हुआ करता था स्टिग्मा के लिए पहले, वो कंपैटिबल हो गया। तो इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स कैन आल्सो बी जर्मिनेटेड ऑन स्टिग्मा, और इससे हाइब्रिड्स बनाए जाने लगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, डिजायर्ड हाइब्रिड्स बनने लगे। हाइब्रिड बनने के और भी तरीके हैं, लेकिन पॉलिनेशन के लेवल पर हाइब्रिड बनाने की शुरुआत तभी हो पाई जब साइंटिस्ट को, बॉटनिस्ट को, प्लांट ब्रीडर को ये पता चल गया कि पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन होता कैसे है, पूरा मैकेनिज्म, कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके। तो इस लेवल पर भी हाइब्रिड बनाने की शुरुआत हो गई। और ये डिजायर्ड हाइब्रिड जो हैं, ये यूजुअली कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज होते हैं, कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज होती हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, पैसे ज़्यादा मिलेंगे इस तरह की वैरायटीज के लिए। तो प्लांट ब्रीडर्स ने सुपीरियर वैरायटी बनाना शुरू कर दिया पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन के लेवल पर। इनकम्पैटिबल पॉलन जो कि नेचुरली हुआ करता था स्टिग्मा के लिए, उसको कंपैटिबल बना करके, और इसके लिए जो हाइब्रिड्स बनाए गए वो डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन को सक्सेसफुल करा करके, सक्सेसफुल कहने का मतलब कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर गया पॉलन ग्रेन से। तो जो डिजायर्ड हाइब्रिड्स बनाए गए वो बिटवीन स्पीशीज एंड जेनरा लेवल, यानी दो डिफरेंट जेनरा के प्लांट के बीच में सक्सेसफुल पॉलिनेशन करा करके, दो डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट के बीच में सक्सेसफुल पॉलिनेशन करा करके। तो जीनस लेवल पर अगर प्लांट अलग है या स्पीशीज लेवल पर अगर प्लांट अलग है, तो भी उनके पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन आर्टिफिशियली जनरेट किया गया और पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन सफल हो पाया। तो प्लांट ब्रीडर्स ने डिजायर्ड हाइब्रिड ऑब्टेन किया इसी के माध्यम से, मैनिपुलेशन करके पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन के लेवल पर। ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहां पर एनसीईआरटी बुक एक पॉइंट मेंशन करती है कि आप पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि आप एक ग्लास स्लाइड पर आप 10% सुक्रोज सोल्यूशन ले लीजिए, उसके कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए। 10% सुक्रोज सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन मेंशन है, इसमें 90 पार्ट वाटर होता है, 10 पार्ट शुगर या सुक्रोज होता है। उसको ग्लास स्लाइड पर डाल दीजिए और उसके ऊपर, उस सोल्यूशन के ऊपर आप कुछ पॉलन ग्रेन्स को डस्ट कर दीजिए, पॉलन ग्रेन का छिड़काव कर दीजिए। अगर पॉलन ग्रेन कॉमनली जिन प्लांट से लेने की बात की गई एनसीईआरटी बुक में, उसमें पी है, चिक पी है, बाल्सम है, विनका है, क्रोटोलेरिया है, इस तरह के प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स को लेने की बात की गई है। और फिर जब ये शुगर सोल्यूशन के ऊपर ये पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो आप फिर इसके बाद इस ग्लास स्लाइड को आप एक लो पावर लेंस वाले माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 15 से 30 मिनट में पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलने लगेंगे, निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें 15 से 30 मिनट का समय लगता है इन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन होने में। तो शायद पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है इन प्लांट्स में, इसीलिए एनसीईआरटी बुक ने इन प्लांट्स का जिक्र किया है कि आपको 15 से 30 मिनट में पॉलन ट्यूब दिखाई देगा पॉलन ग्रेन से निकलता हुआ। तो एक बार इस पॉइंट को आप मेंशन कर लें कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मान लीजिए आपने पी से लिया, आपने चिक पी से लिया, फिर आपने चिक पी से लिया पॉलन ग्रेन, पी से लिया पॉलन ग्रेन, आपने विनका नाम के प्लांट से लिया, बाल्सम का नाम लिख लीजिएगा, फिर क्रोटोलेरिया से लिया, क्रोटोलेरिया नाम के प्लांट से लिया पॉलन ग्रेन।
तो इनमें से किसी के पॉलन ग्रेन को लेकर के आप एक ग्लास स्लाइड के ऊपर इनको डस्ट कर देंगे। इस पर आपने एक 10% शुगर सोल्यूशन लिया हुआ है और इस पर पॉलन ग्रेन की डस्टिंग कर दी आपने, तो पॉलन ग्रेन्स आ गए। और फिर जब आप इसको लो पावर लेंस वाले माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन अंडर लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या दिखेगा? विद इन 15 to 30 मिनट्स पॉलन जर्मिनेशन हो जाएगा। पॉलन जर्मिनेशन दिखेगा, मतलब पॉलन ट्यूब्स दिखाई देने लगेंगे। आर सी। तो ये चीज एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है कि अगर आपको पॉलन जर्मिनेशन देखना है तो क्या करना पड़ेगा। और ठीक इसके पहले हमने आपको बताया कि प्लांट ब्रीडर्स जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की जानकारी का बखूबी इस्तेमाल करते हैं सुपीरियर वैरायटी या हाइब्रिड बनाने में, जिसमें कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, गुड कैरेक्टर्स होते हैं, उन दो प्लांट स्पीशीज को यूज किया। मान लीजिए एक प्लांट स्पीशीज में एक गुड कैरेक्टर है, दूसरे प्लांट स्पीशीज में दूसरा गुड कैरेक्टर है, लेकिन इनके बीच में नेचुरल तरीके से पॉलिनेशन सफल नहीं हो पाता है। पॉलिनेशन हो भी जाता है तो वो स्टिग्मा रिजेक्ट कर देती है पॉलन ग्रेन को। तो ये पॉलन ग्रेन के लेवल पर, स्टिग्मा के लेवल पर, यानी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लेवल पर मैनिपुलेशन करके पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पर जर्मिनेशन को सफल बना देते हैं। और इससे जो फ्रूट की सेटिंग होती है, जो सीड की सेटिंग होती है, या नेक्स्ट जनरेशन जो बनता है सीड के माध्यम से, वो उसमें दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है अलग अलग स्पीशीज की, गुड प्रॉपर्टीज, जिसको कि जेहन में रख के, दिमाग में रख के ये बनाया गया है। तो इसलिए सुपीरियर वैरायटी बनती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। इसमें जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं को स्टिग्मा के सरफेस पर गिरने दिया जाता है और अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के सरफेस पर ना आ पाए, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं, तरीके अपनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जाता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में प्लांट ब्रीडर यूज करते हैं और इसमें अनवांटेड या अनडिजायर्ड pollen grains are prevented to fall on stigma, and desired pollen grains are used on stigma, and wanted or desired pollen grains are used on stigma। यानी स्टिग्मा पर अपनी इच्छा वाले पॉलन ग्रेन्स को डालना और जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर ना आने पाए, इसका प्रयास करना, इसकी युक्ति अपनाना, यही होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पॉलिनेशन के लेवल पर। क्योंकि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना ये पॉलिनेशन है, तो पॉलिनेशन के लेवल पर आप मैनिपुलेशन तो कर रहे हैं, नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होने दे रहे हैं, आप एक तरह से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा रहे हैं, अपनी इच्छा वाला पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात हो रही है। तो आप जो बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, और इस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की वजह से आप अपनी चाही गई स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को आप
किसी दूसरे प्लांट स्पीशीज के स्टिग्मा पर छिड़क रहे हैं, ठीक है। उसको कंफर्टेबल बना करके भी ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अनवांटेड पॉलन ग्रेन को तो रोकना होगा ना स्टिग्मा पर गिरने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का तरीका यूज होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लेवल पर, उसमें जो अनवांटेड या अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको स्टिग्मा पर गिरने से रोका जाता है, ठीक है। और फिर आप जो वांटेड या डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको स्टिग्मा पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर ना गिरे, इसके लिए जो दो प्रोसेस अपनाया जाता है उसमें से एक को बोलते हैं इमैस्कुलेशन और दूसरे को बोलते हैं बैगिंग। अब हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग को समझेंगे। इमैस्कुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर। तब जब फ्लावर बड स्टेज में रहता है, क्योंकि अगर फ्लावर बड स्टेज में नहीं रहेगा, मैच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तब तो एंथर फट चुका रहेगा और एंथर से पॉलन ग्रेन निकल चुके रहेंगे। तो इसलिए तब इमैस्कुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें अगर किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर किसी दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन लेके आना है हाइब्रिड बनाने के लिए, तो उस प्लांट के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर गिरने से रोकने के लिए एक तरीका है कि एंथर को हटा दीजिए उस फ्लावर से। तो इसी को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। तो इमैस्कुलेशन क्या है? इट इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बड बिफोर एंथर dehisces। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बड बिफोर एंथर dehisces। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो पिस्टिल है और ये मान लीजिए एंथर है, तो इमैस्कुलेट, और ये मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो आप इसमें से एंथर को रिमूव कर देते हैं, वन पेयर फॉर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। वन पेयर फॉर्सेप का इस्तेमाल करके एंथर को रिमूव कर देते हैं। तो जब एंथर सारे रिमूव हो जाते हैं, तो अब ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये चेंज हो गया फीमेल फ्लावर। किसमें चेंज हो गया? फीमेल फ्लावर में, क्योंकि इसमें केवल पिस्टिल ही बचता है। ओनली पिस्टिल रिमेन्स, ठीक है, केवल पिस्टिल ही बचता है। तो इसलिए ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये कन्वर्ट हो गया किस फ्लावर में? फीमेल फ्लावर में, क्योंकि इसमें से आपने मेल पार्ट रिमूव कर दिया। और अब आप क्या कर सकते हैं कि अपने, और चूंकि अभी फ्लोरल बड स्टेज में ही आपने एंथर को रिमूव किया है, तो इसलिए इसको आप एक बटर पेपर के बैग से इसको आप कवर कर देंगे। यानी जो बैग का इस्तेमाल करेंगे वो बटर पेपर होगा, और उस बटर पेपर का इस्तेमाल से आप इस पिस्टिल को कवर कर देंगे, फ्लावर को कवर कर देंगे। तो बैगिंग इसको कहा जाता है। बैगिंग क्या है? कवरिंग ऑफ फ्लावर, क्योंकि इसमें सेपल भी होगा, पेटल भी होगा, तो पूरे स्ट्रक्चर को आप कवर करेंगे, केवल पिस्टिल को ही नहीं कवर करेंगे, पूरे फ्लावर को कवर करेंगे। तो बैगिंग क्या है? कवरिंग ऑफ फ्लावर विथ अ बैग ऑफ बटर पेपर। बटर पेपर आप लोग जानते होंगे, मार्केट में मिलता है। उस बटर पेपर से आप बैग बना करके उसको ढक देंगे। यानी कि जो पिस्टिल है और जो बाकी पेटल्स और सेपल्स हैं, ये सब को आप एक बटर पेपर के बैग से कवर कर देंगे। तो इसको बोला जाएगा बैगिंग, ताकि इस पर कोई अनवांटेड या अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ना गिरने पाए। बैगिंग की जाती है किस लिए? टू प्रिवेंट पॉलिनेशन
पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कोई अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ना आने पाए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है और बैगिंग का क्या मतलब होता है। एक बार फिर सुन लीजिए। इमैस्कुलेशन में एंथर को रिमूव किया जाता है फ्लावर बड में एंथर के फटने से पहले, और बैगिंग में आफ्टर इमैस्कुलेशन उस फ्लावर को ढक दिया जाता है बैग से, ताकि कोई पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा पर आकर के ना गिर पाए, अनडिजायरेबल जो पॉलन ग्रेन्स है, क्योंकि आप अपनी इच्छा वाला पॉलन ग्रेन छिड़केंगे। अब जब मैच्योर हो जाती है स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाती है, तो इस बैग को हटा देते हैं, इसके ऊपर अपने इच्छा वाला पॉलन ग्रेन गिरा देते हैं, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन गिरा देते हैं, और फिर आप उसको बैग से ढक देते हैं, यानी रीबैगिंग कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है व्हेन स्टिग्मा गेट मैच्योर्ड, और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है तो बैग इज रिमूव्ड, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज डन, डिजायरेबल जो पॉलन ग्रेन्स है उनको आप गिरा देते हैं, उसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहा जाता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज डन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज डन, और उसके बाद फिर रीबैगिंग कर दी जाती है, फिर उसको बैग से ढक दिया जाता है, तो फिर रीबैगिंग कर दी जाती है। तो ये बहुत सामान्य सी चीज है कि जो प्लांट ब्रीडर है, पॉलिनेशन के लेवल पर अगर उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है तो वो कैसे करता है। तो आप यहाँ समझें कि यहाँ पर एक फूल लिया जाता है, वो प्लांट पर ही लगा रहेगा, फूल तोड़ लेंगे तब तो मर गया, उसके सारे टिश्यूज मर जाएंगे। तो एक फ्लावर है जो प्लांट पर लगा हुआ है, आप उसके पास जाएंगे, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो उसको आप उसमें से एंथर को हटा देंगे, तो वो एक फीमेल फ्लावर के रूप में काम करने लगेगा, फीमेल फ्लावर में सोर्स ऑफ एग के रूप में काम करने लगेगा, उसमें केवल पिस्टिल बचेगा और सेपल पेटल्स एज इट इज रहेंगे, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या कई बार हटा भी सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और अनवांटेड पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा पर ना आने पाए, ऐसे खुला छोड़ देंगे तब तो पॉलिनेशन हो जाएगा, तो आप उसको ढक देंगे बैग से, और वो बैग यूजुअली स्मूथ पेपर का होता है, दैट इज बटर पेपर का बैग होता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है, क्योंकि आप तुरंत पॉलिनेशन नहीं कर सकते, पहले बैग से ढक के कुछ समय वेट करते हैं ताकि स्टिग्मा मैच्योर हो जाए, क्योंकि आपने जो इमैस्कुलेशन किया है वो बड स्टेज में किया है, और बड स्टेज का मतलब है कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई है और एंथर भी मैच्योर नहीं था, तभी आपने एंथर रिमूव किया है। एंथर के मैच्योर होने, एंथर को अगर मैच्योर होने देंगे तब तो एंथर फट जाएगा, और कब डिस्टेंस उसका हुआ और कब पॉलन ग्रेन गिरा ये आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एंथर को मैच्योर मत होने दीजिए, फ्लावर बड स्टेज में ही एंथर को रिमूव कर दीजिए, यानी इमैस्कुलेशन कर दीजिए, और स्टिग्मा तब अभी मैच्योर है नहीं कि आप वांटेड पॉलन ग्रेन छिड़केंगे, तो तब तक उसको बैग से ढक दीजिए, ठीक है। और स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाएगी तो फिर एक अंदाजा लेकर के फिर आप बैग हटाइए, और मैच्योरेशन टाइम आपको पता है, साइंटिस्ट को पता रहता है, वो पॉलन ग्रेन जो है वो छिड़क देता है वांटेड, और इस तरह से जब पॉलन ग्रेन का छिड़काव हो जाता है वांटेड, तो फिर से वो उसको ढक देता है, रीबैगिंग कर देता है, क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर है, आपने पॉलन ग्रेन छिड़का है और वहां से गए बिना बैग से ढके, तो हो सकता है कोई दूसरा पॉलन ग्रेन भी आ जाए और वो भी जर्मिनेट कर जाए, तो आप गारंटेड नहीं होंगे कि जो सीड या फ्रूट बन रहा है डिजायर्ड, क्या वो आप ही के द्वारा छिड़के गए पॉलन ग्रेन का प्रोडक्ट है, या वो आपके छिड़कने पॉलन ग्रेन छिड़कने के बाद जो पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के या इंसेक्ट लेकर के आया है उसका प्रोडक्ट है। तो इसलिए रीबैगिंग बहुत जरूरी है, तो इंश्योर दैट जो पॉलन ग्रेन आप छिड़के हैं वही जर्मिनेट करे, और वही उसी का प्रोडक्ट आगे चल करके फ्रूट और सीड बने। तो ध्यान से सुनिए, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले एंथर रिमूव करते हैं, इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं, इसके बाद पूरे फ्लावर को बैग से ढक देते हैं बटर कप के, जिससे अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स ना आ पाए। उसके बाद जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है तो बैग हटाते हैं, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स छिड़कते हैं, और फिर उसके बाद फिर से बैग से ढक देते हैं, इसको रीबैगिंग कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे तो उसमें तो आप सीधे फीमेल फ्लावर ही ले सकते हैं, उसमें आपने सीधे फीमेल फ्लावर ले लिया, इसमें तो एंथर है ही नहीं है। तो याद रखें
कि ये जो था बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में आपने इमैस्कुलेशन किया था, एंथर कैरेंडुल किया था, लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसमें उस फ्लावर को आप फीमेल फ्लावर मान लेंगे जिसमें क्या होगा, पिस्टिल है। तो इसमें अगर पिस्टिल है, अगर इसमें वो फ्लावर आप ले रहे हैं जो फीमेल है, फीमेल फ्लावर है, तो इसमें नो इमैस्कुलेशन इज नीडेड, नो इमैस्कुलेशन इज नीडेड, इसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, नो इमैस्कुलेशन इज नीडेड, क्योंकि ये तो फ्लावर ही फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है। तो याद रखें, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एग सोर्स जो भी होगा वो फीमेल ही फ्लावर होगा लेकिन इमैस्कुलेशन की जरूरत सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इमैस्कुलेशन की आवश्यकता केवल आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में मिलती है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है। वहां फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग मौजूद रहते हैं। फीमेल फ्लावर को उठाइए और फ्लोरल बड स्टेज में ही उसको कवर कर दीजिए, ठीक है, बैगिंग कर दीजिए, और जब स्टिग्मा मैच्योर हो आप वांटेड पॉलन ग्रेन लेके आइए, बैग हटाइए, पॉलिनेशन करिए, फिर उसकी रीबैगिंग कर दीजिए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है बैगिंग और रीबैगिंग का, और इमैस्कुलेशन सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स में करना होगा जो बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होंगे, यानी इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाएंगे, ठीक है ना, तो उनमें फूल ही फीमेल फूल है, तो इमैस्कुलेशन की जरूरत क्या है। अब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कशन करेंगे। पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट को लेकर के ओव्यूल के अंदर घुस गया और वहां पर जो सिनर्जिड है, डिजनरेटिंग सिनर्जिड है, उसके साइटोप्लाज्म में अपने कंटेंट को छोड़ देता है, यानी दोनों मेल गैमीट डिजनरेटिंग सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए जाते हैं। अब यहाँ दो सिनर्जिड है, तो दोनों में से जो सिनर्जिड पहले डिजनरेट करेगी उसी के फिलीफॉर्म एपरेटस से केमिकल रिलीज हो रहा है, तो पॉलन ट्यूब उसी सिनर्जिड के पास पहुंचेगा और उसी डिजनरेटिंग सिनर्जिड में के साइटोप्लाज्म में अपने कंटेंट को छोड़ देगा, यानी दोनों मेल गैमीट को छोड़ देगा। जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसका काम खत्म हो जाता है, वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो अब दो मेल गैमीट जो बचे हैं सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, उसी में से एक मेल गैमीट एग के पास जा करके उससे फ्यूज करता है। एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग, बल्कि वो पूरे एग के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। तो उससे जाइगोट बन जाता है, और दूसरा मेल गैमीट जो है वो सेंट्रल सेल के अंदर जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उससे जाके फ्यूज कर जाता है और उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो आइए हम यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन को डिटेल में समझते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो उसके लिए हम यहां एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, और एम्ब्रियो सैक में ये मान लीजिए एक सिनर्जिड है, और ये सिनर्जिड जो है वो डिजनरेटिंग सिनर्जिड है, ये फट रही सिनर्जिड है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसका फिलीफॉर्म एपरेटस है, और इसी से केमिकल रिलीज हो रहा था। तो और ये दूसरी सिनर्जिड है जो अभी डिजनरेट नहीं हुई है, अभी ये डिजनरेट नहीं हुई है, तो इसका फिलीफॉर्म एपरेटस अभी इंटैक्ट होगा, ये सेल भी अभी इंटैक्ट होगी क्योंकि अभी ये डिजनरेट नहीं हुई है। तो इसको मैं लिख देता हूं डिजनरेटिंग सिनर्जिड, और उसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ डिजनरेटिंग सिनर्जिड, और ये बीच में हमने एग बना दिया, ये एग सेल है, ये एग सेल का साइटोप्लाज्म। तो दिस इज एग, ये भी सिनर्जिड है, ये भी सिनर्जिड है, ये एग है, और ये पूरा एग एपरेटस कहा जाता है, आपको पता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एग एपरेटस कहेंगे। तो ये एग एपरेटस है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक का ये चलाजल एंड है, चलाजल एंड है। और इधर आपको 3 एंटीपोडल सेल्स दिखती हैं, एंटीपोडल्स हमने लिख दिया, एंटीपोडल्स
ठीक है, और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई बना दिया गया है। ये दो पोलर न्यूक्लियाई बीच में है, तो इनको लिख दिया गया 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल। तो ये एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें 7 सेल्स हैं, एक सेंट्रल सेल है, 3 एंटीपोडल है, एक एग है, 2 सिनर्जिड है, 7 सेल हो गई, और न्यूक्लियस जो है 8 है। एंटीपोडल के 3 न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड के न्यूक्लियस, ये तो डिजेनरेट कर रही है तो इसका न्यूक्लियस भी समाप्त हो जाएगा, और 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग का न्यूक्लियस, तो टोटल 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेट होता है। अब यहां देखें आप, जो पॉलन ट्यूब आया घुसा सिनर्जिड के अंदर, ये पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है सिनर्जिड के अंदर, तो इसके दोनों कंटेंट, इसके 2 मेल गैमीट रिलीज होंगे पॉलन सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, यानी मेल गैमीट ये है, ये ध्यान रखिएगा 2 मेल गैमीट्स। तो यहां मेंशन करेंगे कि both male gametes are released in, both male gametes are released in cytoplasm of synergid, cytoplasm of degenerating, जरूर लिख दीजिएगा, degenerating synergids, synergid, ठीक है। तो 2 मेल गैमीट डिजेनरेटिंग सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, और एक मेल गैमेट जा करके एग के साथ फ्यूज होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एक मेल गैमेट है और जो एग है, इसका फ्यूजन होता है और उससे जाइगोट बनता है, और इस फ्यूजन को सिनगैमी कहा जाता है। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो ये सिनगैमी है, सिनगैमी है, यानी एक एग का और एक मेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो सिनगैमी हुआ और उससे बना जाइगोट। और एग भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है मेल गैमेट भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एग भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। पहले भी बता चुके हैं आपको, प्लॉइडी बता चुके हैं एम्ब्रियो सेट की। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज करता है और बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको पेन बोलते हैं, पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और ये भी एन है, ये भी एन है, और एक मेल गैमेट भी एन है, तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और ये प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। 3 न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है और 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों चीज हो रहा है। यहां पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सिनगैमी को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जब एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। और जब 2 मेल गैमेट फ्यूज कर लेते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट हो गया तो बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ट्रिपल फ्यूजन नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। एक बार मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया है एग को, और दूसरे मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया है इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई को। तो यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें 2 चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सिनगैमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी में एग के साथ फ्यूजन होता है एक मेल गैमेट का, ठीक है, तो उससे बनता है जाइगोट। और एग भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉइड। जबकि ट्रिपल फ्यूजन में 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं
इसको मैं पोलर न्यूक्लियाई लिख रहा हूं इन दोनों को। ये दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं एक मेल गैमीट से, ये मेल गैमीट है, तो इन दोनों का फ्यूजन जब इस मेल गैमीट से होता है तो इसको, इससे जो न्यूक्लियस बनेगा, ये न्यूक्लियस बनेगा, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये जिस बड़ी वाली सेल में बनता है, यानी सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, अब ये सेंट्रल सेल नहीं रहेगी, इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो बड़ी वाली सेल बनेगी, जो बड़ी वाली सेल है सेंट्रल सेल, यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इसी से आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा और इसका न्यूक्लियस क्या है, ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है। ये मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, तीन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज किए तो पेन भी क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया। तो आप देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में जो सिंगैमी हो रहा है इसमें टू न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है इसमें कितने न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। भाई पोलर न्यूक्लियाई तो न्यूक्लियस ही है, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये सेल नहीं है, न्यूक्लियस है। तो दो न्यूक्लियस इस सेल के न्यूक्लियस के साथ, इसका ये पूरी की पूरी सेल, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, तो इस तरह से यहाँ तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी है, इस क्योंकि मेल गैमेट एक सेल है। तो यहाँ इस जो फ्यूजन में तीन न्यूक्लियस हिस्सा ले रहे हैं और इस फ्यूजन में तो दो सेल हिस्सा ले रही है, एग भी एक सेल है, मेल गैमेट भी एक सेल है, केवल न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी लिखती है कि एक मेल गैमेट एग के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, जबकि एग का न्यूक्लियस अकेले नहीं होता, उसके चारों साइटोप्लाज्म भी होता है। तो यहाँ दो सेल का फ्यूजन देख रहे हैं तो जाइगोट बन रहा है, ठीक है। ये जाइगोट का न्यूक्लियस, ये एग का न्यूक्लियस, ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस। यहाँ तो केवल न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये मेल गैमेट सेल है, ठीक है। तो आखिर जब फ्यूजन होगा तो तीनों न्यूक्लियस भी तो फ्यूज हुए, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन में फ्यूजन ऑफ थ्री न्यूक्लियाई लिखेंगे, ट्रिपल फ्यूजन में फ्यूजन ऑफ थ्री न्यूक्लियाई। तो पूरे डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, दो इनका और तीन इनका, यानी टोटल फाइव न्यूक्लियाई फ्यूजन is observed, यानी फ्यूजन ऑफ 5 न्यूक्लियाई देखा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन में। तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है जाइगोट और दूसरा प्रोडक्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसके अंदर की प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन है वो बाद में होता है, सिनगैमी पहले होता है, और सिनगैमी को ही फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, सिनगैमी को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कभी कभी ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है ये आपस में पहले ही फ्यूज कर जाते हैं, जब ये मेल गैमेट पहुंचता है उसके ठीक पहले, तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो समटाइम्स ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई आप देख रहे हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले ही फ्यूज कर जाते हैं और एक 2n मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। और जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है तब इस सेकेंडरी न्यूक्लियस का मेल गैमेट के साथ जो जा रहा है दूसरा वाला, उसके साथ फ्यूजन होता है। तो उस केस में भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, तो उस केस में भी पेन बनेगा और ये भी 3n होगा। तो ऐसा नहीं है कि दो पोलर न्यूक्लियाई ही केवल मेल गैमेट से फ्यूज करके पेन बनाएंगे, कई बार दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में भी फ्यूज कर जाते हैं और तब वो फिर मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं, तब वहां ट्रिपल फ्यूजन तो नहीं बोलेंगे। ट्रिपल फ्यूजन तभी बोलेंगे जब दोनों पोलर न्यूक्लियाई अलग अलग हैं और मेल गैमेट गया और तीनों एक साथ फ्यूज किए, तब ट्रिपल फ्यूजन है। और यही कॉमन स्टेज होता है, यही कॉमन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट में
दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में फ्यूज कर जाते हैं उसी सेंट्रल सेल के अंदर, बड़ी वाली सेल के अंदर, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो NN से 2N बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N हो गया, और फिर वो मेल गैमेट जाकर के उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो 2N और N मिलकर के 3N यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तब बन जाएगा।